मैं एज एन एडवोकेट और एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ यही कहूँगा, इस तरह के जजों की और इस तरह की जुडिशरी को की देश को जरूरत नहीं है। ऐसे सेंसिटिव मामलों में किसी जज को एक्स पार्टी ऑर्डर देना ही नहीं चाहिए, सिंपल। क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, सांप्रदायिक मुद्दा है ये, और इस पर रिलीजियस प्लेस का मुद्दा है, जो पहले अफरा तफरी दुनिया भर के सालों तक एक मामला हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे के राम मंदिर बनवाया। आज तक भी उस जजमेंट को देश हजम नहीं कर पाया, और मैं उन लोगों में से भी मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने गलत काम किया, जहाँ एक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया उस मस्जिद को। हमें उससे नहीं है कि भाई मस्जिद मंदिर की कीमत पे बने या मंदिर मस्जिद की कीमत पे बने। हमें ये भी नहीं है कि देश ये मंदिर और मस्जिद हमारा फेट या हमारा भविष्य तय करें। हमारा भविष्य संविधान और मानवता तय करेगी। मंदिर मस्जिदों का रोल देश के लोगों को मानवीयता से भरने का है, उनको लड़ाने का नहीं है, उनको फंसाने का नहीं, उनको कमज़ोर करने का नहीं है। जो मंदिर, जो मस्जिद, जो गुरुद्वारे, जो गिरजाघर मानवता को जोड़ने का काम नहीं करते, मैं उनकी सार्थकता भी नहीं समझता। और संभल में जिस प्रकार से घटना हुई है, इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? संभल में जो भी घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, देश के लिए शर्म की घटना है। एक भी बच्चे का खून बहाना इस देश के अंदर बंदूकों से, और वो भी सरकारी बंदूकों से, वो तानाशाही, राजशाही और व्यक्तिवाद का परिचायक है, जो इस देश में उसके लिए कोई जगह नहीं। जब से देश आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ, यहाँ तानाशाही, राजशाही और व्यक्तिवाद के लिए कोई जगह नहीं है। ये चीज़ें तानाशाही, राजशाही और व्यक्तिवाद में ही पॉसिबल हैं, जहाँ तुरंत ऑर्डर दे दो और लोगों को मरवा दो। अरे भाई, मुसलमान समाज को आप बदनाम करने की कोशिश क्यों करते हो? उन्होंने पत्थर चला दिए। आप कभी किसान समाज को करते हो, उन्होंने ये कर दिया। कभी किसी को करते हो, आप बोलने का अधिकार किसी को दिया नहीं। धारा 163 आप लगा के रहते हो। आप लोग अंग्रेजों से भी बुरा सलूक कर रहे हो देश के साथ। मैं कहता हूँ आज भी ब्रिटिश शासन लागू है। ब्रिटिश शासन लोगों पे धारा 44 कानून उन्हीं का बनाया हुआ है, वही कानून आज चल रहा है, और उस कानून में अफसरशाही चलती है। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी होता है, और वो जो सीएम होता है, जो सरकार में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होती है, वो लोग उसको मदारी के बंदर की तरह मिसयूज करते हैं और लोगों का राइट टू एक्सप्रेशन बंद करते हैं। जब आप लोगों को बोलने नहीं दोगे, देश में लोगों के बोलने का अधिकार का मतलब है डेमोक्रेसी में हिस्सेदारी, भागीदारी। और जिन लोगों को आप ये समझते आलोचना करते हैं सरकार की, वो आलोचना नहीं करते। जैसे किसान अपने खेत को नुलाई गढ़ाई करके खरपतवार से बचाता है, जितने आलोचक हैं वो देश के सच्चे हितैषी हैं, इसीलिए वो आलोचना कर पाते हैं और वो सलाह दे पाते हैं। डेमोक्रेसी में सबकी सलाह जरूरी है, मेजोरिटी डेमोक्रेसी नहीं है। सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी, सबके साथ संवाद करना ही डेमोक्रेसी है। तो इसके पीछे कौन है सर? घटना के पीछे कौन लोग हो सकते हैं? अरे घटना के पीछे अब किसके कहोगे? बार बार ये पूछने की जरूरत नहीं। घटना के पीछे देश पूरा ये सोचता है कि जो भी हिंदू मुसलमान होता है उसके पीछे बीजेपी, आरएसएस है। और क्या इसमें कोई संदेह है क्या देश के अंदर? बाकी तो नहीं करता कोई। अगर और कोई करेगा तो ये लोग सरकार में बैठे हैं, दूसरे की रेल नहीं बना देंगे, उसको पकड़ नहीं लेंगे के। और जितनी भी जांच कमेटियां है, सीबीआई है, फलाना है, उनको तो तोता बोल चुकी सुप्रीम कोर्ट पहले ही। भरोसा है क्या किसी पे? पहली बात तो किसी भी जज को इस तरह करना ही नहीं चाहिए। एक्स पार्टी इस तरह के सेंसिटिव मामले में ऑर्डर करके तुरंत सर्वे के लिए चला जाए, फिर उनमें अकल नहीं। डीसी और एसपी में भी जो लैंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार लोग हैं, उनको पता नहीं कि मामला क्या है। उसे दोनों समाज के लोगों को बुलाना चाहिए था। पहले तो गलती कोर्ट ने की, फिर प्रशासन ने की, और फिर आप कहते हो कि पत्थरबाजी की। आप किसी की आवाज़ सुनना नहीं चाहते, आप लोगों को दबाना चाहते हैं, आप लोगों को बंदूकों से डराना चाहते हैं, उनसे बात तक नहीं करना चाहते, और फिर आप उसके नारे दे के इलेक्शन जीतना चाहते हैं। फिर कहते हो मुसलमानों ने पत्थर बरसा दिए। ये पत्थर क्यों बरसाए? ये पत्थर क्यों बरसते हैं? कमज़ोर आदमी। आप बंदूक लोगों पे तानेंगे और किसी को इस तरह से उनको फील होगा कि न्याय नहीं हो रहा, और लोग फिर उनको उन्हीं के ऊपर आरोप लगाओगे कि सीसीटीवी में इतने लोगों ने पत्थर फेंके हैं। आपने जो बंदूकें चलाई हैं, आपने जो ऑर्डर किया कोर्ट ने, आपने जो बिना लोगों के संवाद के इस तरह सर्वे करने पहुंच गए, आप लोगों की क्या ड्यूटी बनती है? डीसी और एसपी की क्या ड्यूटी बनती है? एक जज की क्या ड्यूटी बनती है देश के प्रति? और एक जिनके हाथों में बंदूक है, दूसरे सामने बंदूक नहीं है, वो खाली पत्थर हैं, तो आपने क्या सुरक्षा? पुलिस का ये काम है कि ऐसे हालात क्रिएट करें कि फोर्स का यूज़ करना ही ना पड़े। ऐसे हालात क्रिएट करने की ड्यूटी खुद पुलिस वालों की है, अधिकारियों की है, कि समाज से बात करते तो ये हालात पैदा ही नहीं होते। और दूसरा, जब देश में वर्शिप एक्ट बन चुका है, गड्ढे मुर्दे नहीं खोदने, और ये गड्ढे मुर्दे खोदने वाले कौन लोग हैं? ये देश को दोबारा बंटवाना चाहते हैं। ये वही षड्यंत्रकारी लोग हैं जो ना देश के थे ना समाज के हैं ये लोग, मगर देश बेवकूफ़ बन रहा है। इनके झांसे में आके डरा के बटोगे तो कटोगे, फलाना करोगे, ढिकड़ा करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो कट्टर हिंदुत्व के ठेकेदार हैं वो इस देश के हिंदुओं के पैरोकार नहीं हैं, वो वर्णवादी लोग हैं। पहले भी वो इस देश पे अपने षड्यंत्रों से कब्जा किए बैठे थे, आज भी वो कब्जा करना चाहते हैं, लगातार उसको बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए मेजोरिटी हिंदुओं को सब खुल के सामने आना चाहिए, मुसलमान समाज के साथ खड़े हो जाना चाहिए, और इन गड्ढे मुर्दों पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए। देश के लोग नहीं खड़े होंगे तो आने वाले इतिहास में ये कट्टरवादी जो लोग चाहते हैं, हिंदुत्व के जो ठेकेदार हैं, ये लोग बच जाएंगे और हमारा मेजोरिटी हिंदू समाज बदनाम होगा। क्योंकि लोग इसको इतिहास में लिखेंगे कि कौन कौन लोग थे, किन लोगों ने साथ दिया। तो आने वाली पीढ़ियाँ ये सोचेंगी कि मेजोरिटी हिंदुओं की थी, इसलिए इन्होंने मुसलमानों पर अत्याचार किया है। हम उस अत्याचार में शामिल नहीं होना चाहते। मैं देश के लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, यही तो मौका है न्याय के साथ खड़े होने का, भाईचारा दिखाने का। इसलिए भाईचारा दिखाने की जिम्मेवारी, बनाने की जिम्मेवारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की है, सरकार की है, प्रशासन की है। अगर वो नहीं दिखाना ये अंधा
अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जाने कहाँ दगा दे दे, जाने किसे सजा दे दे, साथ न दे कमजोर